नहीं आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसके लैंग्वेज के अंदर ही आंसर छिपा हुआ होता है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है और ये आपका ये पॉइंट को देख करके बताना है तो उसको गाड़ी को बैन कर देता है आरटी ऑफिस। आरटी ऑफिस ही देखभाल करता है, तो उसी तरह से विमान को देखभाल करने वाला जो होता है वो डीजीसीए ऑफिस ही देखभाल करती है। आंसर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर का आपको मैंने बताया कि आपको अल्फाबेटिकल इस तरह से आपको राइट कर लेना है समझने के लिए। There have been several warnings by the government that there's a hardcore criminal on the loose in the city। इसका कोड दे रखा है ALUR। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों CUCT PG कॉमन एप्टीट्यूड के PYQ 2017 का मैं इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। 2017 PYQ कॉमन एप्टीट्यूड का डिस्कस करने वाला हूं 1 से लेकर 25 क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी कॉमन एप्टीट्यूड क्या ईयर वाइज मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो इस वीडियो के अंदर 2017 का मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल किया था, कमेंट किया था कि सर 5 इयर्स का PYQ कॉमन एप्टीट्यूड का करा दो। तो फाइनली ये 2017 जो है वो 5 इयर्स तक कंप्लीट हो गई है। तो अगर और चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर मैं करंट अफेयर्स एंड साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी क्वेश्चंस एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा इस चैनल पे, ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इससे पहले मैं ऑलरेडी आपका 2021 का डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद आपको 2020 का डिस्कस कर चुका हूं, 2019 का डिस्कस कर चुका हूं, 2018 का डिस्कस कर चुका हूं। अब इस वीडियो में 2017 का डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो उस स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और दोस्तों यार में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो न्यू चैनल विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपके अपने चैनल MDZ ऑलराउंड चैनल पे केमिस्ट्री एंड कॉमन एप्टीट्यूड जैसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, MCQ टाइप का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। को लेफ्ट साइड में आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सिंपल चैनल पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको कम्युनिटी टैब में जाना है, वहां विजिट करना है। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन को रीड करके आप क्वेश्चन को वोट कीजिए। और क्वेश्चन पसंद आए तो क्वेश्चन पर जरूर लाइक कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको रिसेंटली आपको एग्जामिनेशन होने वाली है CUCT PG का, और वहां पर आपको क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलती है। जो बहुत सारे स्टूडेंट का बेसिक क्वेश्चन में कमियां रहती हैं, प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन कोई मिस्टेक होता है तो कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ क्वेश्चन मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। तो वहां पर आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा और पर डे 5 से 10 क्वेश्चन अपलोड होती है। बेसिक क्वेश्चन केमिस्ट्री का एंड कॉमन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अपलोड होती है। तो जरूर वोट कीजिएगा, आपके फायदे के लिए है, ठीक है। तो अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द इपिकल पोएम सावित्री वाज रिटन। इपिकल पोएम का मतलब होता है महाकविता। सावित्री ने कौन सी कविता को रिटन किया था? सावित्री एक लेखक थी, एक ऑथर थी। वो कौन सी कविता को रिटन किया था? श्री अरबिंदो पोएम उसने रिटन की थी। तो इसका आंसर आपका 1 का C आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, अरबिंदो घोष। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हु ऑथर द नोवेल ए सॉल्ट डॉल। तो ए सॉल्ट डॉल एक नोवेल है, उसको किसने ऑथर किया था, किसने उसको लिखा गया था? तो इसके जो आंसर होगा मॉली डैनियल्स रामानुजन ने ऑथर किया था ए सॉल्ट डॉल को। तो 2 के आपका B आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। यहां पर आपको रिमेंबर करने वाली बात है, आप इसे अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। एग्जामिनेशन में ऑथर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे हिंदी जो लेखक होते हैं, लेखिका होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये 2017 का है, उस टाइम आते थे, बट अभी आ भी सकते हैं, न भी आ सकते हैं। तो जरूर इस पे फोकस जरूर कीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हीरोइन इन R.K. नारायण गाइड्स इज ए। तो R.K. नारायण गाइड्स जो था मूवी टाइप का था, उसमें मूवी भी है, उसका बुक्स भी है। तो उसमें एक हीरोइन, एक लड़की थी, उसने अच्छा कैरेक्टर निभाई थी। जिस लड़की का नाम था, जिस हीरोइन का रियल नाम था वहीदा रहमान। उसमें जो कैरेक्टर की थी, तो उस कैरेक्टर में जो उसका नेम था रोइज मार्को नाम का नेम था। उस मूवी में किस टाइप का एक्टिंग की थी, किस टाइप का कैरेक्टर का रोल की थी? तो उस टाइप में आपको डांसिंग कैरेक्टर का रोल की थी। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो थर्ड का आपका D आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द प्ले तुगलक वाज रिटन बाय। तुगलक का जो पूरा नेम था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसको किसने रिटन किया था? तो रिटन करने वाले गिरीश कर्नाड ने उसको रिटन किया था। तो 4 का आपका D आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी।
5th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ए सिंबल इज, तो एक सिंबल का क्या डिफिनेशन होता है। तो डिफिनेशन सिंबल का मैं आपको बता देता हूं, उसी हिसाब से आप ऑप्शन को मैच कर सकते हैं। तो सिंबल का डिफिनेशन होता है एन ऑब्जेक्ट दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। तो इसका मतलब वही होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो सेल्फ के अलावा अन्य के लिए खड़ा है, उसी का सेम डिफिनेशन है। तो 5 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो 6 नंबर में चूज करेक्ट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फ्लोइंग। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि एक्सप्रेशन किसमें सही है। तो फर्स्ट में ऑप्शन में दे रखा है माई मदर वाज वेरी यंग व्हेन माई फादर मैरिड हर। बी ऑप्शन में दे रखा है माई मदर वाज वेरी यंग व्हेन माई फादर मैरिड हर। सी ऑप्शन में दे रखा है माई मदर वाज वेरी यंग व्हेन माई फादर डिड मैरी हर। और डी ऑप्शन में दे रखा है माई मदर वाज वेरी यंग व्हेन माई फादर गोट मैरिड हर। तो इसमें आपको जो सेंटेंस दे रखा है, कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है, एक्सप्रेशन करेक्ट है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी कि यहाँ पर आपका करेक्ट जो एक्सप्रेशन होगा आपका डी ही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश से क्वेश्चन है। इंग्लिश का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, हर एक एग्जामिनेशन में कॉमन एप्टीट्यूड में आती है, तो जरूर फोकस कीजिएगा यहाँ पे। फिल ऑन एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द फ्लोइंग। यहाँ पूछा गया है इट वाज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनर फॉर पीपल टू बी द पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। हाँ, यहाँ पर जो सेंटेंस को रीड करने के बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल होगा, एन फिल होगा या फिर ऑन फिल होगा या फिर ए फिल होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना होगा, माइंड लगाना होगा कि इट वाज ऑनर। तो यहाँ पर मेन जो है पकड़ने का ये ऑनर है। ये ऑनर आपको क्या कहती है, तो ऑनर जो होता है ये ऑनर वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑनर को आप रीड करोगे तो एच होता है वो तो कॉन्सोनेंट है, तो ए होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ए मार के आते हैं, फिल करके आते हैं, बट यहाँ पर गलत हो जाती है, ए नहीं होगा, यहाँ पर होगा तो एन होगा। अब एन कैसे होगा, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर सकते हैं कि एन कैसे हो सकता है, एच तो वॉवेल नहीं है तो एन कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनर को जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एच जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। तो इसका मतलब जो हम ऑनर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एच साइलेंट होगा, तो ओ एन ओ यू आर आपका काउंट होता है, ओ एन ओ यू आर आपका प्रोनाउंसिएशन होता है। और एच साइलेंट होता है, तो एच जब साइलेंट होते हैं तो जब ओ आपका है, ये ओ तो आपका वॉवेल हो गया, तो जब एच साइलेंट होगा ऑनर में तो ओ तो आपका वॉवेल हो गया, तो उसी हिसाब से आपका एन हो जाता है। तो 7 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा केयरफुली आपको समझना होता है, अगर नहीं समझिएगा तो आपको सिली मिस्टेक हो जाएगा और आपका मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स चले जाएंगे तो और भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर छोटी छोटी पॉइंट को समझना जरूरी है। तो 7 को जो क्वेश्चन था काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी बेसिस पे मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं और सही आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप रीड कीजिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट वाज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनर फॉर रोहन टू बी फिल इन द ब्लैंक्स इनवाइटेड गेस्ट ऑन द गोल्डन जुबली फंक्शन ऑफ द स्कूल। यहाँ पर सेंटेंस को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वही ऑनर आपको दे रखा है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑनर में एच साइलेंट होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर एन फिल होगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन मैच कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में आपको एन होगा। अब यहाँ पर देखना है सेकंड ऑप्शन में क्या फिल इन द ब्लैंक्स में फिल होगा। तो यहाँ पर इनवाइटेड दे रखा था, यहाँ पर इनवाइटेड का मतलब होता है किसी गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, और यहाँ पर इनवाइटेड है तो इनवाइटेड में जो आई आपका फर्स्ट अल्फाबेट वो आपका क्या है, वॉवेल है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी एन आपका फिलअप होगा। तो उस हिसाब से आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी ये क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है समझने के लिए था, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो आई होप 7 नंबर क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया हो कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करना है और सही आंसर आपको देना है। तो 7 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एक कंपाउंड वर्ड इज। तो कंपाउंड वर्ड मतलब कंपाउंड को हम किस वर्ड में बोल सकते हैं, और वही आपका ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है टू वर्ड ज्वाइन टुगेदर, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है टू वर्ड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और सी ऑप्शन में दे रखा है टू वर्ड कॉन्ट्रेरी इन मीनिंग, और डी में दे रखा है टू वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कंपाउंड को डिफिनेशन क्या होता है, कंपाउंड को हम कैसे आप बोल सकते हैं। एक कंपाउंड टू और मोर थिंग्स या सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर, तो दो या फिर दो से अधिक थिंग्स या फिर सब्सटेंसेस को हम कंबाइन टुगेदर करते हैं, वही हमारा कंपाउंड होता है। तो उस हिसाब से जो आपका आंसर 8 का होगा, आपका ए आंसर आपका फाइनली करेक्ट हो जाएगी। अब 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द गिव्स अ स्पेलिंग इज करेक्ट। जो ऑप्शन में आपको दे रखा है उसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, उसका स्पेलिंग सही है। मिसिसिपी, तो मिसिसिपी जो होता है इसमें कौन सा आपका स्पेलिंग सही है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि मिसिसिपी होता क्या, किस चीज का नाम है। तो मिसिसिपी जो है एक रिवर का नाम है। किसके नाम है, नदी का नाम है, रिवर का नाम है। द मिसिसिपी रिवर है जिसको हम बोलते द फादर ऑफ वाटर।
तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द फादर ऑफ वाटर हम किसको बोलते हैं, द मिसिसिपी रिवर को द फादर ऑफ वाटर बोलते हैं। तो उसी का आपको करेक्ट आपको स्पेलिंग बताया गया है कि इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो मिसिसिपी का जो स्पेलिंग होता है MISSI तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ए आंसर आपका सही है। और ये फादर ऑफ वाटर इसी को बोलते हैं और ये आपको जो सिचुएटेड है वो नॉर्थ अमेरिका में है और सबसे लार्जेस्ट रिवर इसको माना जाता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मीन्ट बाय टू डू अवे। तो टू डू अवे का मतलब होता है दूर करने के लिए, किसी भी चीज को दूर करने के लिए। आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं तो उसको दूर करना चाहते हैं, तो बस टू डू वे मतलब ही होता है किसी चीज को दूर करने के लिए। तो उसी हिसाब से आप ऑप्शन को मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है टू सेंड अवे, बी ऑप्शन में दे रखा है टू एबोलिश और सी ऑप्शन में दे रखा है टू कट ऑफ और डी ऑप्शन में दे रखा है टू मेक ऑफ। तो 10 का जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, टू एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को नामो निशान मिटा देना या फिर किसी चीज को अपने चीजों से हटा देना। तो टू डू अवे का मतलब ही होता है दूर करने के लिए, किसी भी चीज को दूर करना है जो आप उसे नहीं पसंद करते हैं। तो एबोलिश वही चीज होता है कि अपने जो नापसंद है उसको हम नामो निशान मिटा देना है, उसको अपने से दूर कर देना है। तो इसका करेक्ट जो मीनिंग होगा वो आपका टू डू अवे का वो टू एबोलिश होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट EXIM बैंक वाज सेटअप इन। तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट EXIM बैंक जो था वो कब सेटअप किया गया था, तो 1 जनवरी 1982 में इसका सेटअप किया गया था। तो उस हिसाब से आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ये आपका जनरल क्वेश्चन है तो आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। तो अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, चेयरमैन ऑफ ट्रिपल बी का मतलब होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन कौन है, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले बात को समझिएगा, क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के अंदर में। तो उस टाइम जो चेयरमैन थे ट्रिपल बी का बैंक बोर्ड ब्यूरो का, उस टाइम कुछ और थे और अभी जो है वो कुछ और हैं। तो मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगा आंसर। तो जो 2017 के हिसाब से जो चेयरमैन थे वो आपको श्री विनोद राय थे, ठीक है। ट्रिपल बी का श्री विनोद राय थे। तो उस हिसाब से आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। बट अब नाउ जो प्रेजेंट में है करंट अफेयर्स के हिसाब से, तो अभी जो प्रेजेंट में है वो भानु प्रताप शर्मा है, ट्रिपल बी का चेयरमैन बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो अभी प्रेजेंट में है वो भानु प्रताप शर्मा है। तो इस दोनों को याद रखिएगा जरूर, ठीक है। हो सकता है अगर आपको एग्जामिनेशन में इस बार पूछ दे तो यहाँ प्रेजेंट की बात करेंगे, यहाँ प्रेजेंट का ही आंसर आपको देना है, इन्हें कि 2017 का आंसर दे देना है। अभी का आंसर देना है जो अभी है प्रेजेंट में अवेलेबल। तो अभी जो प्रेजेंट में जो चेयरमैन है ट्रिपल बी का वो भानु प्रताप शर्मा है, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी से क्वेश्चन से, आप क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग आएगी, ठीक है। यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इफ ए बी और सी इंटीजर्स आपको दे रखा है, जिसमें आपको पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45 एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 40, देन द वैल्यू ऑफ ए और बी और सी रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है ए और बी सी निकाल के इवेल्युएट करके आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45 दे रखा था और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40 दे रखा है। इसी में से आपको ए और बी सी इवेल्युएट करके बताना है। तो आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं, वहां से आपको इजी वे में समझाऊंगा कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं इस टाइप क्वेश्चंस को। तो दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45 एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 40 दे रखा था। दोनों का मैंने इक्वेशन 1 और 2 मान लिया, ठीक है, सपोज कर लिया। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आप अप्रोच करते हैं ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये 8 क्लास का क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत दिन से मैथ नहीं पढ़ते हैं, पीजी वाले स्टूडेंट जो होते हैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले हैं वो मैथ काफी दिन से आप नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से माइंड से निकल जाती है। तो उसको मैं बताऊं कैसे आपको सोल्व करना है। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में आपको पहले सब्सट्रैक्ट कर देना है। जिसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 5 आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं सब्सट्रैक्ट मैंने कर दिया, बी और बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव देने के बाद, घटाने के बाद, तो आपको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 5 देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5 दे रखा है। तो अपने अब 8 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला पे आपको चेप देना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसी आपको लिख सकते हैं ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी इक्वल टू 5 होगा। बट यहाँ पर मैंने 1 क्यों दिया, इंटू 1 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको ए प्लस सी और ए माइनस सी में कोई वेरिएबल लेके आना है, कोई नंबरिंग लेके आना है, इसलिए मैंने 1 दिया।
तो 5 इंटू 1 5 ही होगा, तो यहाँ पर a प्लस सी इक्वल टू 5 हो जाएगा और a माइनस सी इक्वल टू 1 होगा, इसलिए मैंने 1 दिया ताकि अच्छे से आपका नंबरिंग आ जाए। ठीक है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा और a प्लस ए 2a हो जाएगा इक्वल टू 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपका 3 देखने को मिल जाएगी। और जब a 3 मिल जाएगी तो a का वैल्यू आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे आप a का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो a प्लस सी इक्वल टू 5 यहां देखने को मिल रही है, 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद c की वैल्यू आपको 2 देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर आपको दो वैल्यू इवैल्यूएट हो गया, a का वैल्यू आ गया 3 और c का वैल्यू आ गया 2। अब निकालना है b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कैसे आप निकालोगे, तो सिंपल सा बात है कि यहां पर आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहां पर आपने देखा होगा इक्वेशन नंबर 1, यहां पर आपको a का वैल्यू आपको चेप देना है, मतलब कि पुट कर देना है। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको मैं यहां सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहां पर मैंने a का वैल्यू 3 पुट कर दिया हूं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 45, तो 45 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में से 9 जाएगा 36 बचेगा, और 36 का हम स्क्वायर करेंगे तो 6 देखने को मिल जाएगा, तो b का वैल्यू 6 देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था a और b और c का क्या आंसर होगा, तो a का आंसर आपका 3 होगा, b का आंसर आपका 6 होगा और c का आंसर आपका 2 होगा। तो इसका मतलब 3 6 2 आपको आंसर देखने को मिल जाएगी। उसी हिसाब से ऑप्शन आपको मैच कर देना है 3 6 2। तो 13 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 3 6 2 आपने सॉल्यूशन देख लिया। आई होप आपका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कम टाइम में आपका सॉल्यूशन दे देना है। मैंने आपको जो सॉल्यूशन जो भी लाता हूं, एनालॉजी हो, क्वेश्चंस या कॉमन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो भी हो, मैं इजी लेवल में लेकर आता हूं, कोई ट्रिक्स नहीं लेकर आता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ट्रिक्स बताओ, ट्रिक्स नहीं जानो भाई, ट्रिक्स जानने की जरूरत नहीं, ट्रिक्स भूल जाओगे, बट फंडामेंटल्स जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहां पर एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, यहां पर सिंपल वे में आप कॉमन एप्टीट्यूड क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पीजी के लिए कंप्लीट करना है। तो यहां पर ट्रिक्स मत रटो, ट्रिक्स रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, एग्जामिनेशन में प्रेशर तो वैसे भी होता है। तो फंडामेंटल जरूरी होता है, फंडामेंटल से ही ट्रिक्स बनता है। तो मेन फंडामेंटल्स होता है, फंडामेंटल्स को समझो, यूनिटरी मेथड समझो, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे वे में समझ सकते हो और इजी वे में अप्लाई कर सकते हो और उसी हिसाब से आप ट्रिक भी बना सकते हो खुद से। 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वर्क टाइम से क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं कॉमन एप्टीट्यूड में। क्वेश्चन पूछा गया है 2 men and 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, मतलब 2 आदमी और 3 लड़के जो हैं एक काम को करते हैं 10 दिन में, एंड जबकि 3 men and 2 boys कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, और वही इस काम को 3 आदमी और 2 लड़के 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हाउ मेनी डेज कैन डू मेन 1 बॉय डू वर्क, तो उसी काम को कंप्लीट करने में 2 आदमी और 1 बॉय को हम लगा देंगे तो कितने दिन में हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डे निकालना है। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। इसी पे आपको बना देना है, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर आपको बता देना है इफिशियंसी, आपको कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितने औरत काम कर रहे हैं, कितने बच्चे काम कर रहे हैं, इफिशियंसी हो गया, और टाइम कितने लगा, मतलब कि डे कितने लगा, आपको ये हो गया। बस उसी हिसाब से आपको निकालना है। तब पर भी आपको समझ में नहीं आता है, मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी हम 14 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन मैं आपके लिए बहुत इजी लेवल में लेके आता हूं कि जो बच्चे, जो वीक बच्चे भी है ना, जो वीक स्टूडेंट है, उसको भी समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना, कैसे डील करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो प्लीज इस तरह के थॉट्स के लिए, इस तरह के सॉल्यूशन के लिए अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो अभी तक नहीं किए हैं। तो जो कर लिए वो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 men and 3 boys फिनिश काम करता है 10 days में, और 3 men 2 boys फिनिश काम करता है एंड 8 days में। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। तो उसी पे आपको बताना है। फर्स्ट में था तो यहाँ पर 2 men 3 boys कितने दिन में काम किया, 10 days में, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी फॉर्मूला पर अप्लाई करना है। सेकंड में था आपको 3 men 2 boys 8 दिन में कंप्लीट, इसी फॉर्मूला पर अप्लाई करना है। और मैंने इक्वल इसलिए किया क्योंकि वर्क दोनों का सेम था। क्या था, वर्क दोनों का सेम था। जब दोनों का वर्क सेम है तो इक्वल आराम कर सकते हैं, तो मैंने वर्क को इक्वल कर दिया है। तो यहां पर देखो 2 men 3 boys इंटू 10 हो गया और 3 men 2 boys इंटू 10 हो गया। किस फॉर्मूला से अप्रोच किया, तो वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी से अप्रोच किया। उसके बाद आपको कुछ नहीं, मल्टीपल कर देना है। इवेल्यूट करने के बाद आपको 2 men इक्वल टू 7b आ गया। मतलब कि ये है कि 2 men 7b के इक्वल आ जाता है, इक्विवेलेंट आ जाता है। मतलब 2 आदमी 7 बच्चे के बराबर है। अगर 2 आदमी काम करता है तो 7 बच्चे उसके बराबर काम के बराबर करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि
क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 आदमी एक बच्चे एक बॉयज कितने दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पर 2 मेन 1 बॉयज इंटू डी इज इक्वल टू 2 मेन प्लस 3 बी 10। मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन से ही आपको अप्लाई किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया है क्योंकि हमें डे निकालना है। 2 मेन 1 बॉयज इज इंटू डी इज इक्वल टू 3 मेन 2 मेन प्लस 3 बॉयज इंटू 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 मेन है, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात समझने वाली बात ये है कि जो 2 मेन है वो 7 बच्चे के बराबर है। तो जहां पर आपको 2 मेन देखने को मिलेगा वहां पर 7 बॉयज आपको फिल कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पर 2 मेन है तो यहाँ पर 7 बॉयज पुट कर देना है। यहाँ पर भी 2 मेन है, यहाँ पर 7 बॉयज पुट कर देना, ताकि यहाँ पर बॉयज ही एक लेके चले, कॉमन लेके चले, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 7 बॉयज प्लस 1 भी 8 बॉयज इंटू डी हो गया और 7 प्लस 10 भी इंटू 10 हो गया। उस हिसाब से यहाँ पर डी का वैल्यू इवेल्यूएट करोगे तो इवेल्यूएट करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 100/8 देखने को मिलेगा। तो 100/8 देखने को मिलेगा, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 24 इंटू 100 होता है और 2 4 जा 8 होता है। उस हिसाब से आपको 25/2 देखने को मिलता है। इसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे आप 12 इंटू 1/2 मतलब कि 12 हाफ डेज आपको टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से आपका 14 का जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। कंप्लीट द सीरीज को कंप्लीट करना है। तो ए डी ए सी एफ डी ई डबल एच और जी जे एम, उसके बाद आपको क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जामिनेशन में, कॉमन क्वेश्चन से हमेशा आते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा कैसे क्वेश्चन हम अप्रोच करते हैं, उसी हिसाब से आप भी क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में अप्रोच कीजिएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देख सकते हैं। सोल्यूशन क्या है यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए जो होगा उसका नंबरिंग 1 होता है, डी का 4 होता है और ए का 1 होता है, सी का 3 होता है और एफ का 6 होता है एंड डी का क्या होता है 4 होता है। फिर ई का आपका 5 होता है और एच का 8 होता है और जी का 7 होता है और जे का 10 होता है, एम का 13 होता है। ये मैंने कैसे इवैल्यूएट किया है, आप ए से लेकर जेड तक आप अपने कॉपी पे राइट कर लीजिएगा और नंबरिंग देना स्टार्ट कीजिएगा। 1 से लेकर 26 तक आपका अल्फाबेटिकल होता है। तो राइट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि 1 से लेके हम 3 में जा रहे हैं, मतलब ए से लेके सी में जाएंगे, फिर ई में जाएंगे, फिर जे में जाएंगे, मतलब 1 से लेके हम 3 में जाएंगे तो 2 का डिफरेंस हो रहा है। 3 से लेके हम इसमें जाएंगे, मतलब इस सी से लेकर के ई में जाएंगे तो आपको 2 का डिफरेंस हो रहा है, मतलब 3 इंटू 5 हो रहा है तो 2 का डिफरेंस हो रहा है। और ई से आप जे में जाएंगे तो आपका 2 का डिफरेंस हो रहा है। फिर जे से आप अगला में जाइएगा तो आपको आई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए से सी में जा रहे हैं तो 1 से 3 हो रहा है और सी से ई में जा रहे हैं तो 3 से 5 हो रहा है और ई से जे में जा रहे हैं तो 5 से 7 हो रहा है और जे से हम कितना में जाएंगे तो वहां पर आएगा तो सब में 2 इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 7 से 2 ऐड करें तो 9 होगा और 9 किसका होता है तो आई का 9 होता है। तो यहाँ पर आई फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आई देखने को मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको एवेल्युएट करना है। डी से लेके एफ में जाइएगा तो +2 आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस। फिर सी से एफ से लेके आप जाइएगा एच में तो आपको कितना देखने को मिलेगा +2 देखने को मिलेगा। और फिर आप एच से जाइए जे में तो +2 देखने को मिलेगा। तो जे से आप जाइएगा कितने में कि आपको वहां पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर 2 ऐड कीजिएगा तो 10 से आप जाइएगा तो 10 से 12 होगा तो 12 किसका होता है 12 आपका एल का होता है। तो उस हिसाब से आपको देखना होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा, आपको आई और एल और एस देखने को मिलेगा। तो 15 का आपका आंसर, आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। आई एल एस आपने सोल्यूशन देख लिया है तो 15 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इफ पिंक मीन्स ब्लू और ब्लू मीन्स व्हाइट और व्हाइट मीन्स ब्लैक और ब्लैक मीन्स रेड एंड रेड मीन्स ग्रीन, तो व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। लो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। जैसे क्वेश्चन पिछले बार भी मैंने कराया था 2018 में कराया था, यही क्वेश्चन 2017 में भी देखने को मिल गया है। तो क्वेश्चन आते हैं तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, लास्ट में यही से आपको समझ में आ गया व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। क्या होता है ब्लड का कलर, रेड होता है। तो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो 16 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, प्ले ग्राउंड ऑफ बेसबॉल इज नॉन एज। तो बेसबॉल जो किस प्ले ग्राउंड में खेला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम डायमंड कहते हैं। तो 17 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको रिमेंबर कीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन टू बीट द कंप्यूटर इन मैथमेटिक्स विजार्डरी। तो इंडियन टू बीट द कंप्यूटर इन मैथमेटिक्स विजार्डरी, इसका आंसर आपको मैं बता दूं, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 19 का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल वाज बिल्ड बाय द कोलस। कोलस के द्वारा गया कौन सा टेंपल बिल्ड किया गया था, बनाया गया था। कोलस के द्वारा जो टेंपल जो बिल्ड किया गया था वो आपको 3 टेंपल बिल्ड किया गया था। तो यहाँ पर आप 19 का सोल्यूशन देख सकते हैं कि देयर आर 3 ग्रेट कोलस टेंपल ऑफ 11th एंड 12th सेंचुरी में इसने बिल्ड किया था कोलस टेंपल। पहला जो टेंपल था बृहदीश्वरर टेंपल ऑफ तंजावुर, ठीक है। दूसरा जो टेंपल था वो आपको द टेंपल ऑफ गंगाईकोंडा
कोलिसवरम जो था वो टेम्पल आपको बनाया गया था, ठीक है। और थर्ड में जो था द एरावेटिसवारा टेम्पल आपको दारुसुराम में बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चीज को आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट आपको देखना कि इस तीनों में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन उसमें मेंशन कर रखा है। 19 का आप आंसर क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं, तो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्रिहैडिसवारा टेम्पल थंजावुर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ए इज ब्रदर ऑफ के और आर इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड के इज द सिस्टर ऑफ क्यू, देन हाउ आर इज रिलेटेड टू ए। तो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आपका रिलेशन क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है कॉमन एप्टीट्यूड के अंदर में ब्लड रिलेशन का अंदर। तो क्वेश्चन कैसे आपका अप्रोच करना है, ए जो है ब्रदर ऑफ के, मतलब ए जो है के का भाई है और आर जो है क्यू का भी भाई है एंड के जो है क्यू का बहन है। तो हमको बताना आपको है कि आर और ए के बीच में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा बात है, भाई भाई का ही रिलेशन होगा, ठीक है। मैं तब पर भी आपका सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं, कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। तो यहाँ पर आप 20 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं। ए जो है के का भाई है और आर जो है क्यू का भाई है और के जो है क्यू की बहन है। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन कैसे आप ब्लड रिलेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि ए जो है, ए भाई है किसका, के का, तो ए भाई है के का, तो ए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और के क्या है, तो के हमको भी पता नहीं है किस जेंडर को है, कौन सा जेंडर है, भाई है कि बहन है। बट आगे देखते हैं, आर जो है भाई है क्यू का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर जो है भाई है क्यू का, यहाँ पर भी आप देख लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं के बहन है क्यू का, इसका मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जो के था अब जेंडर समझ में आ गया कि के बहन है क्यू का। तो यहाँ पर क्यू जो हो गया, के हो गया वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि बहन है तो नेगेटिव हो गया। ए जो है के का भाई है, तो ए भाई है पॉजिटिव हो गया। अब के क्या है, भाई है कि बहन है, तो यहां पर समझ में नहीं आया तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब आर क्यू का भाई है, तो यहां पर आर भाई है, ठीक है, मुझे मालूम है कि आर भाई है, आर पॉजिटिव है, बट क्यू क्या है, भाई है कि बहन है, तो यहां पर भी मैंने छोड़ दिया। बट आगे मैंने रीड किया कि बहन है क्यू का, इसका मतलब है कि के जो है बहन है। अब इसका आप देख सकते हैं कि आर जो है वो भाई होगा क्यू का, इसका मतलब जो आर क्यू है वो आर का भाई है, तो आर आपका पॉजिटिव हो गया है। और क्यू अभी भी नहीं पता है कि क्यू भाई है कि बहन है, बट क्वेश्चन पूछा गया ए और आर के बीच में रिलेशन, तो ए तो आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भाई है, और आर भी आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी भाई है। इसका मतलब ये है कि आर और ए के बीच में रिलेशन क्या है, भाई भाई का रिलेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया। जब भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले ब्लड रिलेशन का, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखना है, भाई पॉजिटिव और बहन नेगेटिव, इस तरह से आपको देखना होता है। तो 20 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 21 नंबर स्टेटमेंट में देख सकते हैं, दो स्टेटमेंट आपको दे रखा है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैव रिसेंटली इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ मिड साइज कार्स। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है द गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज द ड्यूटी ऑन मिड साइज कार्स। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट के अंदर में कौन सा किसका रीजन है, कौन सा क्या गलत है, कौन क्या है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं। तो इसके जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, करेक्ट, कि स्टेटमेंट 2 इज द कॉजेज एंड स्टेटमेंट 1 इन इट्स इफेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्सर्ट इज रिलेटेड टू थिएटर इन द सेम वे बैंक्वेट इज रिलेटेड टू। तो कॉन्सर्ट का मतलब होता है कि संगीत समारोह, जहां पर फंक्शन होता है, जहां पर संगीत का प्रोग्राम होता है, वो कहां होता है, थिएटर में होता है। तो उसी सेम रिलेशन में आपको बताना है जो बैंक्वेट होता है। बैंक्वेट मतलब कि रजाई चादर बोल सकते हैं, वो कहां आपको देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात आपको होटल में देखने को मिल जाता है। तो 22 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और काफी बेस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए स्टूडेंट सिक्योर 90%, 60% एंड 54% मार्क्स इन टेस्ट पेपर्स विथ 100, 150, 200 रिस्पेक्टिवली एज मैक्सिमम मार्क्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक स्टूडेंट्स हैं जिसको आपको 3 पेपर्स का एग्जामिनेशन हो रहा है। मान लो आपका एक पेपर जो हो रहा है वो फिजिक्स का हो रहा है जिसमें 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो रहा है। सेकंड पेपर जो हो रहा है आपको 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें आपको मैथमेटिक्स का हो रहा है, और थर्ड जो पेपर हो रहा है आपको 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो जिसमें आपको केमिस्ट्री का हो रहा है। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दे नहीं रखा, बट मैं अपने हिसाब से सपोज करके बना रहा हूं ताकि क्वेश्चन इजी में समझ में आ जाए और बन जाए, ठीक है। तो 3 पेपर का एग्जामिनेशन हो रहा है, एक पेपर जो आपको टोटल मार्क्स जो 100 मार्क्स का हो रहा है, एक 150 मार्क्स का हो रहा है, एक 200 मार्क्स का हो रहा है, जिसमें आपको बोल रहा है कि जो 100 मार्क्स जो क्वेश्चंस होगा उसमें आपको 90% आपको मार्क्स ऑब्टेन करना है, तभी आपको सिक्योर हो जाएगा एडमिशन में। और एक जो टेस्ट पेपर है जिसमें 150 मार्क्स का क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 60 मार्क्स आपको लाना है तभी आप सिक्योर हो जाएगा एडमिशन के लिए। और एक जो टेस्ट पेपर है आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चंस है जिसमें 54% आपको लाना है तभी आप सिक्योर हो जाइएगा।
तो वही आपको क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज ऑफ हिज एग्रीगेट, आपको टोटल परसेंटेज क्या होगी, यही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, आसानी वे में समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन भी अप्रोच करना स्टार्ट कीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। तो 23 का आप यहाँ पर सोल्यूशन आप देख सकते हैं, इजी वे में सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, समझ में आ गया है। पहले आपको टोटल मार्क्स आपको कैलकुलेट करना है, टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं, आपको कितने पेपर का एग्जामिनेशन हो रहा है, 3 टेस्ट पेपर का आपका एग्जामिनेशन हो रहा है और तीनों पेपर का आपका टोटल मार्क्स यहाँ पर दे रखा है। टोटल का हम ऐड करेंगे तो वह 450 आपको मार्क्स देखने को मिलेगा। तो टोटल मार्क्स आपको आ गया है। अब स्टूडेंट सिक्योर मार्क्स, आप सिक्योर मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर में आपको 90% लाना था 100 मार्क्स में, तो 100 मार्क्स में आपको 90% लाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 90% ऑफ 100 मार्क्स। तो दूसरा पेपर में था 150 मार्क्स में 60% लाना है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 60% ऑफ 150 मार्क्स। थर्ड पेपर में था कि 200 मार्क्स में आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 54% आपको लाना है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा सिक्योर के लिए। तो आपको 54% ऑफ 200, यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑफ होता है वो मल्टीपल होता है, 90% हटेगा तो डिवाइड में आपको 100 आएगी, उस हिसाब से आपको फिल कर देना है। सारा कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर ऐड करने के बाद आपको देखने को मिलेगा ऑब्टेन जो मार्क्स आएगा, सिक्योर मार्क्स का ऑब्टेन आएगा वो 288 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट। तो परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट को निकालने का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। 100 मैंने इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो ऑब्टेन मार्क्स कितना हो गया, 288 देखने को मिला। और टोटल मार्क्स कितना था, यहां पर आप देखें टोटल मार्क्स आपको देखने को मिला था 450। तो सिंपली यहां पर आपको पुट कर देना है 450 इंटू 100। बस इसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपको 64% आपको देखने को मिलती है परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट। तो 23 का आपका आंसर, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 64% आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगी। आपने सॉल्यूशन देख लिया, आई होप आपका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ए सम वाज पुट इन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ 3 years had it been put at 2% higher rate it the would have the fetch Rs 360 more। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट से। और ये आपको सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट कभी कभी कॉमन एप्टीट्यूड में क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर आप समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था, ए सम वाज पुट ए सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 3 years, मतलब कि 3 years के लिए एक सर्टेन रेट पर एसआई रखा गया था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट रखा गया था। उसके बाद देख सकते हैं, हैड इट बीन पुट ए 2% हाइयर रेट इट वुड हैव फेच्ड Rs 360 मोर। हाँ, तो यहां पर पूछा गया है कि अगर इसे 2% अधिक रेट पर लगाया जाता है तो इसे 360 रुपया मिलते हैं। तो आपको बताना है कि इसका इनिशियल बैलेंस क्या है, इसका इनिशियल अमाउंट क्या है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी, यहाँ पर आपका रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, और आपका यहाँ पर जो दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, मतलब 360 रुपये जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ इजी वे में। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं। मैंने आपको पहले सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ और पूरा इजी में बताऊंगा क्या क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला होता है, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या होता है, पी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बैलेंस या फिर इनिशियल बैलेंस, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या, मूलधन बोलते हैं। ठीक है, आर क्या होता है, आर रेट होता है इंग्लिश में, और इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। और टी आपको क्या होता है, टाइम, जो टाइम होता है आपको ईयर्स में होता है और इसको हिंदी में समय बोलते हैं। और सी जो होता है वो कंपाउंड होता है, कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो, अगर इंग्लिश में पढ़ा होगा तो आपको दोनों में आपको बता देता हूं। फिर इसी फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं, इसी को फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन सोल्व होगी। सिंपल इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा था 360 रुपीज, और पी आपको निकालना है, पी आपको इवेल्यूट करना है, मतलब कि मूलधन आपको निकालना है, और रेट दे रखा था, टाइम दे रखा था, उसी हिसाब से इवेल्यूट करना है। किसी किसी क्वेश्चन में अगर पूछे देगा कि आपको रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू टी। और आपको टाइम निकालने में पूछा तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, और आपको पी निकालने में पूछा यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, पी निकालने के लिए पूछा था, मतलब आपका मूलधन पूछा था, प्रिंसिपल बैलेंस या फिर इनिशियल बैलेंस आपको पूछा था। तो इसी फॉर्मूला से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला हो ये आपका मेन फॉर्मूला है, मतलब कि मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से आपने जो 3 फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया, इसी फॉर्मूला से मैंने आपको निकाल दिया। मतलब यहां से पी निकाल सकते हैं, यहां से आर निकाल सकते हैं, यहां से टी भी इवेल्यूएट कर सकते हैं, फॉर्मूला में से ही फॉर्मूला आप बना सकते हैं।
तो मेन फॉर्मूला जो है आपका यही फॉर्मूला है मेन। और लास्ट जो फॉर्मूला होता है ये अलग फॉर्मूला है, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। C इज इक्वल टू P प्लस SI, मतलब C क्या है, मिश्रधन इज इक्वल टू P प्लस SI, मतलब कि प्रिंसिपल बैलेंस या फिर इनिशियल बैलेंस प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि ये आपको बता दो हिंदी में कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो आपको सिंपल क्वेश्चन में पूछा गया था, मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं। तो क्वेश्चन में 24 का पूछा गया था, आपको T दे रखा था 3 ईयर्स, R दे रखा 2% और सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा था 360 रुपीज। आपको P निकालना था, इनिशियल बैलेंस या प्रिंसिपल बैलेंस निकालना था। तो P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन T इंटू R। तो 360 इंटू 100 आपको फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कितना प्रिंसिपल बैलेंस या इनिशियल बैलेंस, 6000 आपको देखने को मिल जाएगा आपका प्रिंसिपल बैलेंस। ठीक है, 24 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 6000। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इन ए मैटरनिटी सेंटर 5% ऑफ ऑल द चाइल्ड बर्थ केसेस रिजल्ट इन ट्विंस, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ट्विंस आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन बोर्न। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक मैटरनिटी सेंटर में सभी बच्चे के जन्म के 5% मामलों में से जुड़वा बच्चे होते हैं। मतलब कि जो मैटरनिटी सेंटर है उस सेंटर में सभी जो बच्चे जन्म होते हैं, जितने भी बच्चे जन्म होते हैं उस बच्चे में आपको 5% जो देखने को मिलती है वो जुड़वा बच्चा देखने को मिलती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म लेने वाले कुछ बच्चों में से जुड़वा बच्चों का अप्रोक्स परसेंटेज क्या है। टोटल बच्चे आपको 100% हो रहे हैं, उसमें आपको 5% जुड़वा हो रहे हैं। तो जो सिंगल बच्चे कितने हो रहे हैं, 95% हो रहे हैं। तो वहां पर आपको टोटल बच्चे निकाल देना है कि टोटल बच्चे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देख सकते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते सोल्यूशन क्या होगा। टोटल चाइल्ड बर्थ, मैंने आपको बताया कि टोटल पर चाइल्ड बर्थ कितने होंगे, तो 100%। जुड़ा बच्चे जो हो रहे हैं ट्विंस बेबी, जो आपको 5% होने के चांसेस हो रहे हैं, मामले आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको जो सिंगल बेबी, जो नॉर्मल बेबी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपको कितने होंगे, 95% होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, कितने बच्चे वहां पर पैदा हो रहे हैं। तो 95% आपको सिंगल बेबी हो रहे हैं और 5% आपको जुड़वा हो रहे हैं। वहां पर मतलब वहां परसेंटेज आ रहे हैं 5% जुड़वा होने का। 95% तो आपको सिंगल बेबी हो रहे हैं और जो 5% जो हो रहे हैं वो आपको जुड़वा हो रहे हैं। इसका मतलब उसमें अगर बेबी की काउंट करें तो 10 बेबी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जुड़वा हो रहे हैं ना 5%। तो बेबी काउंट कितने होंगे, 10 बेबी होंगे। तो 10 बेबी आपको देखने को मिलेगा, 5 इंटू 10, 10 बेबी, तो आपको 105 आपको टोटल बेबी देखने को मिलेंगे बॉर्न। तो आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ ट्विंस बेबी का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ट्विंस बेबी अपॉन नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेबी इंटू 100। वही बात है जो आपको निकालना है अपॉन टोटल इंटू 100, परसेंटेज निकालना है। तो ट्विंस बेबी आपको कितने हैं, 5% है। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न कितने हैं, 105 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5% बताना नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ बेबी काउंट करना है। तो 5% आपको दे रहा है, तो नंबर ऑफ बेबी कितने होंगे, 10 होंगे। यहाँ पर 10 आपको फिल करना है, वो कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना आएगा, 9.52% देखने को मिलेगी। 25 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो फाइनली आपका कॉमन एप्टीट्यूड 2017 का कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 1 से लेकर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है। जिस स्टूडेंट ने फरमाइश किया था कि 5 इयर्स का कॉमन एप्टीट्यूड करा दो, तो फाइनली उस स्टूडेंट का फरमाइश कंप्लीट हो गया है। और जो स्टूडेंट अभी तक प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से वॉच कर लीजिएगा। ठीक, तो अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आपको पता है कि टाइम बहुत कम है CUCT PG एग्जामिनेशन के लिए, या फिर फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ हो, जिसमें कॉमन एप्टीट्यूड आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी त्रुटि लगता हो, थोड़ा सा भी गलती लगती हो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो, जरूर कमेंट में बताइएगा कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको जरूर कमेंट में आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।